हेलो एवरीवन, दिस इज़ निकिता फ्रॉम तैयारी जीत की एंड वेलकम वंस अगेन। अभी हम करेंगे हमारा जो पार्ट बचा हुआ था, जो 15 क्वेश्चन आपके ईबीएस का जो आपका एनसीईआरटी का पोर्शन था वो हमने किया था। और ये आपका जो पेपर है वो आपका है 11 जनवरी को, जो आपका 2022 को हुआ था, जो आपका पिछला भी सीटेट हुआ है उसका। तो हम लोग आपके जितने भी 2021 के और आपके जो लास्ट ईयर के जितने पेपर थे सबको यहाँ पे बाकायदा बहुत अच्छे से और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि पेपर हम यहाँ पे कर रहे हैं। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम सीटेट से रिलेटेड जो भी आपके टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं और जो भी आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम बाकायदा यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और एक प्रैक्टिस ऐसी चीज़ होती है जो आप किसी भी पेपर को अगर क्वालिफाई करना चाहते हो तो आप उसके प्रीवियस ईयर को उठा लो, वहाँ से आपको समझ आएगा कि किस तरीके से आपका सिलेबस होता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि सब लोग सिलेबस को पढ़ते, सिलेबस से भी पढ़ लेते हैं, उसके बावजूद भी जब क्वेश्चन दिखता है उन्हें तो उन्हें उसका आंसर नहीं पता होता। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं देखा होता है कि किस टॉपिक से किस तरीके का क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पे। ओके, तो हम यहाँ पे 75 तक कर चुके हैं, हम 76 यानी कि आपके 16 क्वेश्चन से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं 15 में से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको उसमें जो आपके फैक्ट्स होते हैं या फिर जो आपके उसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो मैं आपको बता दूं, ताकि उससे रिलेटेड अगर किसी भी क्वेश्चन को आपको करना हो तो आप उस हेल्प से वहाँ पे कर पाओ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन देखेंगे हम, मिश्रित लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने के क्या फ़ायदे हैं। यानी कि आपका जो मिक्स लर्निंग मोड होता है वो क्या होता है, उसमें ईवीएस पढ़ाने के क्या फ़ायदे हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें क्या पता करना पड़ेगा कि मिश्रित लर्निंग मोड होता है तो होता क्या है। वो ये होता है जैसे कि मिश्रित का मतलब होता है जब दो चीज़ों के आप क्या करोगे, मिक्स कर दोगे। तो यानी कि मिक्सिंग इसमें लर्निंग होती है। एक आपकी क्लासरूम में जो पढ़ा, उसके बाद ऑनलाइन आपके जो कॉन्फ्रेंस है या फिर आपके वीडियो से, ऑडियो से, यूट्यूब से, मतलब जिस तरीके से, तो ये एक फॉर्मल यानी कि आपकी औपचारिक लर्निंग होती है, जो कि दोनों को मिक्स करके, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों को मिक्स करके, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को वहाँ पे सीख सकें, इसलिए इसको कराया जाता है। तो इसके फ़ायदे देखेंगे हम। विद्यार्थी कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब जैसे आप लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से कितने सारे लोग हम लोग जुड़े हुए हैं साथ में, कितनी ही दूर से, कितनी कितनी जगह से आप लोग जुड़े रहते हो। तो ये क्या होता है, विद्यार्थी कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकते हैं, यानी कि जहाँ पे भी उनके पास फ़ोन होगा, एक इंटरनेट कनेक्शन होगा तो वो वहाँ शामिल हो जाएंगे। तो ये एक सही है ऑप्शन। ओके, विद्यार्थियों को शिक्षक एवं साथियों से बातचीत करने को मिलता है। बिल्कुल ही, आप भी देखते होंगे जब आप यूट्यूब से या ऑनलाइन पढ़ते हो तो आप क्या करते हैं, आपस में बातचीत भी करते हैं, आपकी क्वेरीज भी सॉल्व होती हैं वहाँ पे। विद्यार्थियों को कक्षा के दौरान चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है, ये नहीं है। और हमसे क्या पूछा है, हमसे फ़ायदे पूछे हैं, तो ये निगेटिव बात हो गई। चौकन्ना रहने की बिल्कुल ही ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है वो बच्चे को वहाँ पे एक्टिव रहना पड़ेगा। ओके, तो सी गलत है आपका। सी अब जहाँ पर भी नहीं होगा वो ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने एग्ज़ाम हॉल में आपको इसी तरीके से करना है। सी इसमें भी है और सी इसमें भी है, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा जहाँ सी नहीं। जहाँ पर भी आपको एक ऐसा गलत, जैसे अगर पॉजिटिव पूछा गया तो पॉजिटिव मिल जाए तो देख लो वो किस में है, उसको वहाँ पे देख लो, है ना। इस तरीके से जैसे हमने देखा कि सी नहीं हो सकता, तो इस तरीके के जो ऑप्शंस होते हैं बहुत ईजी होते हैं। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है इस तरीके के क्वेश्चन को देखकर। और आप अगर आपने एक भी चीज़ को पकड़ लिया तो वहाँ से आप अपना पूरा क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद है, विद्यार्थी अपने ऑनलाइन से सीखी हुई बातें घर समुदाय पूरा गतिविधि से पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल ही सही बात है, यानी कि जो आपने सीखा है ऑनलाइन, हम भी इतनी सारी चीज़ें सीखते हैं तो हम उनको अप्लाई भी वहाँ पे करते हैं। तो आपका इसमें थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने के समकालिक सिंक्रोनस शिक्षण की विशेषताएं हैं। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे हम क्या बता रहे हैं ये हमें। विद्यार्थी किसी भी समय कक्षा में शामिल हो सकते हैं, ये आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था, उसमें क्या था, वो आपकी मिक्सिंग लर्निंग में था, तो ये आपका इसमें नहीं होगा। ओके,
शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम है। यानी कि जैसे लाइव होता है ना, तो उसी तरीके से सिंक्रोनस शिक्षण होता है। उसमें क्या कर सकते हैं बच्चे, आमने सामने एक दूसरे से, यानी कि कॉल जैसे हम लोग वीडियो कॉल करते हैं उस तरीके से आप बातचीत करने में सक्षम होते हैं। तो यही आपका ऑप्शन सेकेंड इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब भी वे शामिल होते हैं विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास का पाठ्य वस्तु नहीं, भाई पाठ्य वस्तु नहीं मिल जाता, बल्कि जैसे आपकी लाइव क्लासेस चलती है ना, अब लाइव क्लासेस में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन वहाँ पे 1-to-1 बच्चे पढ़ते हैं, तो उन्हें बातचीत करने का मौका भी वहाँ पे मिलता है। उसके बाद है आपका शिक्षक किसी भी समय पाठ्य सामग्री साझा करने में सक्षम होते हैं जिसकी विद्यार्थी किसी भी समय प्रयोग कर सकता है। पाठ्य सामग्री साझा करने में सक्षम नहीं होते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं वहाँ पे पढ़ाते हैं चीज़ों को। ओके, तो आपका इसमें कौन सा सेकेंड ऑप्शन जो है इसमें आपका सही हो जाएगा। शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। ओके, उसके बाद देखेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है आपका, स्वाति कक्षा 4 की ईबीएस शिक्षिका ने कई तरह के पौधे, अब कोई कक्षा 4 की ईबीएस की शिक्षिका है स्वाति, उन्होंने क्या किया, कई तरह के पौधे जैसे घास, बांस, गुलाब, केला, बरगद, ताड़ के पेड़ का वीडियो दिखाती हैं और सभी पेड़ पौधों के आकार, पत्तों, तने और फूलों के बारे में विद्यार्थियों के साथ क्या करती है, कन्वर्सेशन यानी कि डिस्कशन करती हैं, चर्चा करती है वहाँ पे। इस गतिविधि में सबसे उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना है किसकी तरफ, यानी कि ये जो मैम कर रही हैं इसकी वजह से वो बच्चों में मतलब क्या दिखाना चाहती हैं, क्या डेवलप्ड करना चाहती है वहाँ पे। तो पौधों के भागों को, तो वो पौधों के भागों को नहीं बल्कि पौधों को पूरा दिखा रही हैं। ओके, उसके बाद है पौधों और पेड़ों के बीच के अंतर को, पेड़ पौधे के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता, एक ही वर्ग के पौधे नहीं दिखाए हैं उन्होंने। मानव के लिए पौधों का महत्व, तो पौधों का महत्व नहीं बता रही हैं और पौधों के सिर्फ भाग नहीं दिखा रही हैं, पौधों और पेड़ों के बीच में अंतर बता रही हैं। उन्होंने क्या किया, पौधे जैसे घास, बांस, गुलाब, केला, बरगद और ताड़ के पेड़ का वीडियो भी दिखाती हैं। सभी पेड़ पौधों के आकार, पत्ते, तनों और फूलों के बारे में, मतलब यानी कि ओवरऑल पूरे उस पर चर्चा करती हैं। तो इस गतिविधि में जो आपका देखो, इसमें ऑप्शंस एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं, मैंने आपको बहुत सारे वीडियोज़ में बताया है। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना, पेड़ और पौधों के बीच अंतर, तो उसमें पौधों के जो भाग हैं वो बच्चा अपने आप ही वहाँ पे सीखेगा। तो आपका ऑप्शन 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, रीता एक ईबीएस शिक्षिका थीम खाद्य पढ़ाते हुए कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पड़ोस के घरों में विभिन्न खाद्य संरक्षण विधियों का सर्वेक्षण करने के लिए कहती हैं। ओके, यानी कि ईबीएस की शिक्षिका है, थीम कौन सी है, खाद्य यानी कि भोजन पदार्थ पढ़ाते हुए विभिन्न पड़ोस के घरों में क्या कहती हैं, वो बच्चों से कहती हैं कि आप क्या कीजिए, वहाँ पे सर्वेक्षण कीजिए। ओके, उसके बाद इस सर्वेक्षण का सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य होगा। अब इसमें कौन सा एक, मतलब ये सारे ही उपयुक्त है, यानी कि सबसे ज्यादा उपयुक्त क्या होगा, विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनना। तो बिल्कुल सही बात है, जब वो किसके घर जाएंगे, उनसे बात करेंगे, देखेंगे, उनकी संस्कृति को जानने का प्रयास करेंगे, तो बच्चे क्या होंगे, संवेदनशील होंगे। उसके बाद है सर्वेक्षण करने के कौशल, क्षमता का आकलन, समुदाय से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्र करने का अवसर, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे को समुदाय से, संस्कृति से जोड़ के सिखाना, समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर, बातचीत करने का भी अवसर मिलेगा। तो इस सर्वेक्षण का उपयुक्त आपसे उद्देश्य पूछा गया है, ना कि टीचर का आपसे जो उद्देश्य है वो पूछा गया है। तो सर्वेक्षण का उपयुक्त उद्देश्य सर्वेक्षण करने के कौशल, क्षमता का आकलन करना नहीं था, बल्कि ये तीनों चीजें जो बची हुई हैं वो थी। तो आपका बी इसमें से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं ए, सी और डी, जिसमें भी ये होंगे वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ क्या है, सही है। जरा सा चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। अब उन्होंने
ये पूछा था, ये जो उन्होंने मतलब परीक्षण करवाया था, इसका उद्देश्य क्या है, ना कि उनका टीचर का उद्देश्य अगर पूछा जाता तो उनका उद्देश्य हो सकता था कि बच्चों को निरीक्षण की क्षमता का आकलन करना है, बट उसमें ऐसा नहीं दिया था। तो शब्दों से खेलता है सीटेट, हमेशा ध्यान रखना। अगर आप जरा सी भी चूक हुई आपसे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिए। वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन से हैं, यानी कि जो अभी आपका करिकुलम चल रहा है उसके अनुसार प्राथमिक स्तर पर यानी कि 1 to 5 के लिए ईवीएस के एम क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उनको आपको क्या करना है, बताना है वहाँ पे। ओके, तो क्या है, प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाना, समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। बिल्कुल सही बात है, यानी कि आपको प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबके बीच क्या संबंध है उनका पता लगाना, उनको समझना, ये क्या होता है, एक ईवीएस का आपका उद्देश्य है। विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। बिल्कुल, यानी कि बच्चे अपने पर्यावरण के प्रति क्या हों, जागरूक हों वहाँ पर, और उनके अंदर ये सारी चीज़ें विकसित हों। पृथ्वी को मानव एवं अन्य जीवंत रूपों के आवास के रूप में एक समझ विकसित करना। जी नहीं, सिर्फ पृथ्वी पर मानव और अन्य जो जीवंत रूप है उनका एक आवास है, ये समझ बच्चों में हमें नहीं डालनी, बल्कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी यहाँ पर पेड़ पौधे यानी कि सबकी अपनी एक भूमिका है ना, सिर्फ मानव या जीवंत जो है उनकी ही नहीं। ईवीएस के विभिन्न शिक्षण शास्त्र को समझना। तो शिक्षण शास्त्र बच्चों को नहीं समझना है, शिक्षण शास्त्र आपको समझना है, यानी कि एज अ टीचर शिक्षण शास्त्र जो है वो आपके लिए होता, बच्चों के लिए नहीं। तो सी और डी दोनों गलत हैं, आपके सही कौन से हैं इसमें, ए और बी, यानी कि आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे फिर वो सीटेट हो, केबीएस वैकेंसी हो, कुछ भी, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं अपना घर बैठे और सिर्फ 10 से 15 मिनट में, आप वो भी अपने फ़ोन से, आपको कहीं किसी कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप वहाँ पे उसको देख सकते हैं। अगर आपका सीटेट पहले क्वालिफाई हो चुका है और आपने दोबारा फॉर्म डाला है तो। ओके, उसके बाद देखेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कि ईबीएस शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए, समूह बनाने के लिए निम्न मानदंडों को ध्यान रखना चाहिए। यानी कि आप ईबीएस की एक क्लास है, उसमें आप क्या करा रहे हो, गतिविधि करा रहे हो, तो उसमें आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए समूह बनाते समय, है ना, ग्रुप्स बनाते समय। उनके संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार समूहीकरण, कभी भी आपको उनके नॉलेज यानी कि उनके संज्ञानात्मक उसके स्तर के अनुसार आपको समूहीकरण, एक सेम ग्रुप्स आपको कभी नहीं बना दे। लिंग के आधार पर बालक एवं बालिकाओं को अलग समूह, आपको वहाँ पे जेंडर रूढ़िवादिता को हटाना है, उसको प्रोत्साहित नहीं करना है। पूरी कक्षा में से जितने समूह बना सके बना लें, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद है समूह के बीच सहभागिता होनी चाहिए, प्रतिभागिता होनी चाहिए, इसके आधार पर आप क्या करोगे, वहाँ पे समूह को बनाओगे। तो आपका फोर्थ ऑप्शन इसमें जो है सही हो जाएगा। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका यहाँ प्राथमिक स्तर पर ईबीएस के पाठ्यचर्या की प्रकृति है, यानी कि जो आपका प्राथमिक स्तर पर आपका जो ईबीएस पढ़ाते हैं उसकी प्रकृति कैसी है, उसका नेचर कैसा है, उसको कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, समावेशी, एक पॉजिटिव वर्ड है, होना ही चाहिए। प्रासंगिक, यानी कि आप उसके मतलब जो दैनिक जीवन है उसे जोड़ के पढ़ाओगे, प्रसंग में पढ़ाओगे, होना चाहिए। थीम आधारित होना चाहिए। तीनों ही बातें यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है आपकी। ओके, तो आपका ये तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद है एकीकृत और अनुभवात्मक, है ना, तो आपका ये जो एकीकृत और अनुभवात्मक है ये आपका इसमें आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपका इस ऑप्शन को सही किया। उसके बाद है प्रासंगिक होना चाहिए, अनुशासनात्मक नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों में सेल्फ अनुशासन यानी कि होना चाहिए, ताकि वो खुद से स्वयं में अनुशासित रहें। ओके, उसके बाद एकल विषय के रूप में नहीं पढ़ाना है, वैश्विक से लेकर स्थानीय नहीं, बल्कि स्थानीय से हमें कहाँ जाना है, वैश्विक लेकर जाना है, इसलिए आपके ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन आपका फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहानियों के माध्यम से ईवीएस अवधारणाओं को पेश करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। कौन सी वो बातें हैं जिनका ध्यान आपको रखना चाहिए ताकि
जब आप ईबीएस के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा रहे हो वहाँ पे। कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आपको बच्चों को प्रॉपर वो बताना है जो कि ऑथेंटिक है, यानी कि कोई गलत अवधारणा बच्चों को नहीं बतानी होती है हमें। कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूहों से संबंधित कोई रूढ़वादी विचारों को चित्रित नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों पे इसका बहुत ही गहरा असर पड़ता है। तो इसलिए आपको हमेशा बच्चों को उस तरीके की बातें बतानी चाहिए जो कि आप उनको सिखाना चाहते हैं। ओके। कहानियाँ मज़ेदार व मनोरंजक होनी चाहिए, ये भी सही है आपका। उसके बाद है कहानियाँ ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करें, बिल्कुल ही सही बात है। देखने में तो आपके चारों ही सही हैं, तो कहीं चारों दिए गए हैं क्या? नहीं दिए हैं। तो यानी कि आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ए नहीं कर सकता, बी नहीं कर सकता, डी नहीं कर सकता। अगर इन्होंने काटा है तो सी को हम भी काट देंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपका सी होगा वो आपका ऑप्शन क्या है? नहीं होगा। ओके। इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें आपका सी नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पे। अगर चारों ये देते तो चारों भी आपके यहाँ पे सही हो सकते थे। ओके। लेकिन हम ईबीएस एक शिक्षक अपनी विद्यार्थियों को मानचित्रण कौशल को मन में बैठाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किसको करने को कहेगी? मानचित्र के बुनियादी दिशाओं का पता लगाना बिल्कुल बच्चे को पता होना चाहिए। अमानकीकृत मानचित्र बनाना। अब देखो, मानकीकृत मानचित्र इसलिए नहीं बन पाएंगे क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, तो उन्हें मानक मान के मानचित्र बनाने में दिक्कत होगी। तो हम क्या करेंगे? अमानकीकृत चित्र वहाँ पे क्या करेंगे? बनाएंगे। अपने बनाए गए मानचित्रों में प्रतीकों का उपयोग करना बिल्कुल करना चाहिए बच्चे को, ताकि समझ आए। उसके बाद है मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र की व्याख्या करना। और जब क्या करोगे आप? मानकीकृत, जब आप सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करोगे तो मानचित्र की आपको बताना भी पड़ेगा बच्चों को कि ये चीज़ हमने यहाँ पे इसलिए यूज़ करी है, इसका यूज ये होता है। इस तरीके से तो आपके चारों ही सही हैं। यहाँ पे आपका जो है फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी सी डी। ओके, फोर्थ। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, एक ईवीएस की शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती हैं कि राजस्थान के गांवों में लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों में लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल जैसी सामग्री खरीद कर घर बनाते हैं। इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने का प्रतिफल है। यानी कि बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उन्होंने क्या किया? दो जगह के बताकर क्या की? तुलना किया है। तो अवलोकन और कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है वहाँ पे। अवलोकन होता है जब किसी चीज़ को देखते हैं उसे। ओके, तो अवलोकन नहीं है, विश्लेषण नहीं कर रहे हैं वो। किसी चीज़ पर प्रयोग किस में होता है? जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्या तुलना हो रही है और विश्लेषण हो रहा है ना। यानी कि उनकी एक मुंबई शहर की और एक राजस्थान के गांव की में तुलना की जा रही है, और उसकी जो विशेषताएं हैं उनको क्या किया जा रहा है? अलग अलग बताया जा रहा है। विश्लेषण का मतलब होता है किसी की विशेषताओं को बताना, एक एक करके उनको समझना। ठीक है, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके। उसके बाद है, एक ईवीएस की शिक्षिका चाहती हैं कि विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियां और व्यवहारों का पता लगाएं। निम्न में से कौन सी रणनीति इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त है? मैम क्या चाहती हैं कि बच्चे जो हैं वो पता लगाएं यहाँ पर किसका? कि जो लोग बर्बाद करते हैं पानी को वो किस तरीके से करते हैं। जल से संबंधित वृत्त चित्र और फिल्में, इससे बच्चे लर्निंग बाय डूइंग से, यानी कि रियल लाइफ से नहीं सीख रहे हैं। एक नाले पानी की निकासी का भ्रमण करना। सिर्फ भ्रमण करने से बच्चों को ये नहीं पता चल जाएगा कि पानी लोग कहाँ पे कितना बर्बाद कर रहे हैं। पड़ोस में परिवारों से बातचीत करना। बातचीत भी कोई इतना अच्छा आइडिया नहीं है। प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान लगाना, इससे पता चल जाएगा कि कितना पानी कौन कहाँ पे यूज कर रहा है और कितना पानी बर्बाद जा रहा है। ओके, तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है? यानी कि जो प्राथमिक स्तर है वहाँ पे जो आप पर्यावरण की शिक्षा देते हो, ऐसा कौन सा है जो कि अभिन्न घटक है, जो कि वहाँ से हटा आप उसे नहीं सकते हो। ओके, तो पाठ्य पुस्तकें इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। बच्चों का वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट से जो बच्चे सीखते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपका, किसके लिए? ईवीएस के लिए, और एनी अदर सब्जेक्ट्स में भी इसका यूज होता है। भाषाई दक्षता भी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, रोल प्ले भी नहीं है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखेंगे हम, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं में पाठ्य पुस्तक के चयन में किन मानदंडों को सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे? यानी कि बच्चों के लिए आपको क्या करना, बुक्स सिलेक्ट करनी है, तो उसमें आप कौन से मानचित्रों को, मतलब कौन से ऐसे मानदंड हैं जिसको आप इम्पोर्टेंट समझते हैं? पाठ्य पुस्तक में लिंग, जाति और धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हमें बच्चे को रूढ़िवादिता से क्या करना है? अलग करना है। ओके, उसके बाद है पाठ्य पुस्तक में भाषा मानक होनी चाहिए। यानी कि जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें भाषा मानक नहीं होनी चाहिए, यानी कि स्टैंडर्ड भाषा नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसी होनी चाहिए ताकि बच्चा उसे आराम से वहाँ पे समझ सके। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ओके, उसके बाद है पाठ्य पुस्तक की कीमत कम और वह पतली होनी चाहिए। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, पाठ्य पुस्तक ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे की ज़रूरतों को पूरा करती हो। ओके, पाठ्य पुस्तक सचित्र होनी चाहिए और आकर्षक होनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं और उन्हें जब तक पाठ्य पुस्तक सचित्र और आकर्षित नहीं होगी तो वो वहाँ पे चीज़ों को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा ए और डी, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, यानी कि रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए और पाठ्य पुस्तक सचित्र आपने देखी भी होगी। जैसी देखो आपने बच्चों की पाठ्य पुस्तक देखी तो है ना, तो उसी हिसाब से आपको अपने आंसर्स को वहाँ पे चूज करना है। ओके, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग, जेंडर रूढ़िवादिता सिखाने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा? सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण। ओके, अखबार में लिंग सशक्तिकरण पर कहानियां नहीं, सफल महिलाओं की कहानियां नहीं, महिला स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या पता लगाने के लिए अस्पतालों का भ्रमण नहीं, बल्कि घर सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण। उससे आप बच्चों को पता चलेगा कि जेंडर रूढ़िवादिता कितनी ज़्यादा है आपके समाज में। ओके, चलेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन पर। ईवीएस का ये लास्ट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इस तरीके की इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ यहाँ पर मिलती रहेंगी। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशलों में दक्षता के स्तर का विवरण देना है। निम्न में से कौन सी आपकी जो रिपोर्ट है वो सबसे उपयुक्त होगी, यानी कि सबसे अच्छी होगी? ओके, विवरणात्मक रिपोर्ट। अक्षरों में ग्रेड, देखो ग्रेड कहीं से भी अच्छा नहीं माना जाता है, तो संख्याओं में ग्रेडिंग भी नहीं होनी, और ABCD जैसे A+ ग्रेड, B+ ग्रेड, तो इस तरीके से भी आपको बच्चों को नहीं देना है। विवरणात्मक आपकी जो रिपोर्ट होती है उसमें आपकी बच्चे की डिटेल्स दी होती हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम में बच्चे ने वहाँ पे क्या किया है, उसके बारे में आपको क्या करना होता है? बताना होता है। तो आपके पास सिर्फ एक ही बची है, क्रम निर्धारण मापनी। ओके, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए और अपनी तैयारी को, अपनी प्रैक्टिस को करते रहिए। ओके, अब तक आपने जो भी पढ़ लिया ठीक है, जो नहीं पढ़ा वो भी ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको क्या करना है? प्रैक्टिस भरपूर करनी है, ताकि आप चीज़ें आपकी प्रैक्टिस में आ जाए। देखो प्रैक्टिस में अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो भले ही आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं से आप कोई तरीका, चाहे फिर वो एलिमिनेशन मेथड हो या कोई भी मेथड हो, आप वहाँ से 50% तो कम से कम श्योर हो जाओगे कि आपका ऑप्शन वहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, टेक केयर, जय हिंद।